हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। मैं राजेंद्र द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने उम्मीद क्लासेस में। एक छोटा सा परिवार हम लोगों का साथियों, एक हमारा छोटा सा परिवार है और इस छोटे से परिवार में जुड़ना ना भूले साथियों। खैर, कल जो मेरा तीसरा लेक्चर था साथियों, जो मेरा तीसरा लेक्चर था उसमें मैंने गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन किया था। स्फेरिकल मिरर जो होता है, गोलीय दर्पण जो होता है, उसके बारे में अध्ययन किया था कि जो गोलीय दर्पण है क्या है साथियों। जो आपका गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार का होता है। क्यों होता है उस लेक्चर में मैंने बताया था। किस प्रकार से बनाए गए हैं, किस प्रकार से बनाए गए हैं, जो आपके इस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे, वहां पर एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट का, वहां पर सारे वीडियो आपको सीरियल में मिल जाएंगे। खैर, हमने पिछले लेक्चर में गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन किया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है आपका अवतल दर्पण होता है, जो पहला होता है आपका अवतल दर्पण होता है, और दूसरा जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है साथियों। जो दूसरा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। दर्पण का अर्थ क्या होता है? परावर्तक सतह। दर्पण का अर्थ क्या होता है साथियों? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होती है साथियों? कुछ इस प्रकार से होती है परावर्तक सतह, जिसके एक तरफ तो पॉलिश होती है, वह दूसरी सतह चिकनी होती है, उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। जबकि अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है साथियों? कुछ इस प्रकार का होता है अवतल दर्पण। मतलब इसकी जो बाहरी सतह है, इसका जो उठा हुआ सतह है, इसकी जो बाहरी सतह है वहां पर क्या होती है? पॉलिश होती है। और इसका जो धसा हुआ सतह है, जो इसका धसा हुआ सतह है वो चिकना होता है। जो परावर्तक सतह है वो चिकना होता है। परावर्तक सतह धसा हुआ होता है और इसका जो उभरा हुआ भाग होता है उस पर पॉलिश होती है। ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं साथियों। और जो उत्तल दर्पण होता है आपका, उत्तल दर्पण कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, जिसका उठा हुआ भाग, उत्तल का मतलब उठा हुआ भाग परावर्तक की तरह भांति कार्य करे। मतलब जिसका उभरा हुआ भाग कैसा हो? चिकना हो। वह धसा हुआ भाग कैसा हो साथियों? पॉलिशदार हो। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ये तो अवतल दर्पण है और ये क्या है साथियों? उत्तल दर्पण है। हम लोग पढ़ चुके थे साथियों कि हम लोग सारे इनके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उसको हम बता चुके थे पिछले लेक्चर में। जरा रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। मतलब जो दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है साथियों, उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं साथियों। उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये कोई एक गोला बना होता है साथियों कुछ इस प्रकार का। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, यहाँ पर एक केंद्र होगा इस गोले का, इस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इस केंद्र को हम लोग साथियों वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो केंद्र है इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ ना बोलो। और साथियों, जिस गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इसे ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे साथियों हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। जरा इसको मिटा देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है हमें, ज्यादा हमें नहीं आ रहा है, आपको क्या आएगा? खैर, हम कह रहे हैं जो आपका अवतल दर्पण है, जो आपका अवतल दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जहां पर जो P है वो क्या है साथियों? ध्रुव है। P क्या है साथियों? ध्रुव है। और तो और इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं।
इसी सी से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर जो सी है वो क्या है, वक्रता केंद्र है साथियों, वक्रता केंद्र है। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे साथियों हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या कहते हैं साथियों, उसे हम लोग साथियों क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जितना चौड़ा होता है, गोलीय दर्पण जितना चौड़ा होता है वो क्या होता है, ये द्वारक है जहां प्रवेश मतलब प्रकाश प्रवेश करेगा उसका ये क्या है, द्वारक है। तो मतलब आप इसे एम डैश मान लो, जहां पर एम डैश साथियों क्या है, द्वारक है। जहां पर एम डैश क्या है साथियों, द्वारक है। इसी प्रकार से हम लोग उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, मतलब ये भी क्या है, दर्पण है, ये भी क्या है साथियों, दर्पण है। इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा साथियों, पोल होगा, उसे पी से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, पोल होगा उसे पी से प्रदर्शित करेंगे, जो दर्पण का मध्य बिंदु है उसे पी से प्रदर्शित करेंगे। हाँ ना बोलो यार। अच्छा, इसका गोला यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से, इसका जो गोला बनेगा इस प्रकार से बनेगा, अर्थात इस गोले का केंद्र यहाँ पर होगा। अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो इस साइड होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है इस साइड होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, हाँ या ना। अच्छा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बोलो हाँ या ना, इतनी चीज समझ में आई साथियों। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं कि अब हमें पढ़ना है कि मुख्य अक्ष क्या है। पिछले लेक्चर में सारी बातें हो गई थी, हम रिवाइज करा रहे हैं। आपका जो मुख्य अक्ष होता है जरा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मुख्य अक्ष एक ऐसी अक्ष होती है, एक ऐसी अक्ष होती है, आपने देखे होंगे एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। मुख्य अक्ष एक ऐसी एक्सिस होती है जो आपका जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा, जिस प्रकार से एक्स एक्सिस होती है उसी प्रकार से ये भी प्रकार की अक्ष होती है। मुख्य अक्ष एक ऐसी अक्ष है जो ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ऐसी अक्ष जो वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से जो आपका उत्तल दर्पण है उसका ये क्या है, मतलब सी जो है वो वक्रता केंद्र है, आर क्या थी, वक्रता त्रिज्या की थी। यहाँ पर पी क्या है साथियों, आपका पोल है, हाँ या ना। यहाँ पर पी क्या है, पोल है, अर्थात ध्रुव से और वक्रता केंद्र से मिलाने, मतलब ध्रुव क्या है आपका, ध्रुव क्या है, पी है, वक्रता केंद्र क्या है, सी है। इससे जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है साथियों, जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं भैया, इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और जो आपका उत्तल दर्पण है इसकी भी ये क्या होती है साथियों, मुख्य अक्ष होती है, इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इतना रिवाइज हो गया। अच्छा, जो अगली हेडिंग है वो है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है साथियों, जरा हम लोग सुनते हैं। फोकस बिंदु वह बिंदु है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। फोकस बिंदु पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। साथियों, अवतल उत्तल की दोनों की कंडीशनों की बात करेंगे। देखो, ये आपका हमें क्या निकालना है, फोकस बिंदु। क्या निकालना, हमें फोकस बिंदु निकालना है। फोकस बिंदु क्या है, फोकस बिंदु को हम लोग कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फोकस बिंदु को हम लोग कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपका एक अवतल दर्पण है, पहले तो हम लोग अवतल दर्पण में फोकस बिंदु देखते हैं। देखो, मैंने अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र देखा था, अवतल दर्पण में क्या देखा था, आपका ध्रुव देखा था,
अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष देखी थी, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या देखी थी। इसी प्रकार से मैंने उत्तल दर्पण में देखा था। इसी प्रकार से हम लोग फोकस बिंदु पहले अवतल दर्पण में देखेंगे कहां पर होता है, फिर उत्तल दर्पण में देखेंगे कहां पर होता है। साथियों मतलब जो आपका अवतल दर्पण है ये क्या है साथियों, अवतल दर्पण है एक ऐसा दर्पण जिसके पीछे क्या कर देंगे हम लोग, पॉलिश कर देंगे, और इसके आगे परावर्तक सतह होगी, एक ऐसी सतह जो चिकनी होगी, आगे की जो सतह होगी चिकनी होगी, पीछे की जो सतह है वो पॉलिशदार है। अच्छा ये क्या था, इसका ध्रुव था कि नहीं था, बोलो हाँ या ना। मतलब सारी बातें क्लास में याद हो जाएंगी साथियों, आप बस इन छुट्टियों के दिनों में पीछे के जो लेक्चर हैं देखते रहिए। खैर इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोल P से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्रुव है साथियों, ये क्या है M, और ये क्या है M डैश साथियों, ये क्या है आपका द्वारक है जहां प्रकाश प्रवेश करेगा। मतलब जो दर्पण की चौड़ाई है उसे हम लोग द्वारक कहते हैं। आपका जो द्वारक है साथियों, आपका जो द्वारक है उसे M डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं, M डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं। जो आपका द्वारक है वो दर्पण की चौड़ाई है, दर्पण की चौड़ाई है साथियों। लंबाई कुछ इस प्रकार से होती है, जो दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं साथियों, दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं। खैर हमें देखना है फोकस बिंदु क्या है साथियों, मतलब इसका कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा। किस साइड होगा, इस साइड होगा, यहां कहीं मैंने मान लिया इसका वक्रता केंद्र है। आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। और ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है साथियों, मुख्य अक्ष होती है। वक्रता केंद्र व ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहती है। फोकस बिंदु क्या कहता है, कहती है परिभाषा मुख्य अक्ष के, किसके, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, क्या, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है। अभी हम लोग देखेंगे किरण आरेख, कोई प्रकाश की किरण आएगी, इस परावर्तक सतह से परावर्तित होगी, जिस बिंदु से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी, जिस बिंदु से होकर जाएगी, जिस बिंदु से होकर जाएगी, क्या होगी, जाएगी, उसे साथियों मतलब जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को, उस बिंदु को साथियों हम लोग क्या कहेंगे, आपका फोकस बिंदु कहेंगे। उस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को साथियों हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। जरा हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है, अर्थात बोलो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ये देखो कोई प्रकाश की किरण एक आ रही है, मैंने लेजर लाइट को गिरा दिया, मैंने क्या किया, लेजर लाइट को गिरा दिया। वो तो बोलो जो आपतित किरण हुई, जो परावर्तक सतह पर गिर रही है, ये आपतन बिंदु होगा कि नहीं होगा। जिस बिंदु पर गिरेगी उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर, अच्छा मैंने कल बताया था गोला होता है, केंद्र से गोले के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा अभिलंब का कार्य करती है। यहां से शीशे हम लोग एक रेखा खींच देंगे जो अभिलंब का कार्य करेगी। अच्छा जो आपतित किरण है जितना अभिलंब के साथ कोण बनाती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है कि नहीं। जिस बिंदु से होकर जाती है, हमने लिखा है प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, साथियों परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। उस बिंदु को साथियों हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। या जिस बिंदु से होकर जाती है
अच्छा, जिस बिंदु से होकर जाती है, लिखी रहने दो परिभाषा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? उत्तल दर्पण की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? उत्तल दर्पण की, कि ये कोई उत्तल दर्पण है आपका, ये कोई उत्तल दर्पण है जिसकी एक तरफ तो पॉलिश है, एक तरफ तो क्या है साथियों? पॉलिश है, और इसका ये क्या है साथियों? ध्रुव है। यहां कहीं सेंटर होगा, क्योंकि यहां गोला बनेगा, यहां कहीं सी होगा। हाँ ना बोलो यार। इसे कहेंगे वक्रता केंद्र, इसे कहेंगे पोल से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अच्छा, वस्तु मतलब जो शीशा है वो तो इस तरफ चिकना है कि इस तरफ? इस तरफ से मैंने प्रकाश की किरण को भेजा, बोलो परावर्तन ही नहीं होगा। यहां पॉलिश है, यहां पर साथियों पॉलिश है, यहां से कोई भी परावर्तन नहीं होगा। यहां से प्रकाश की किरण आएगी जहां से परावर्तन होगा, यहां से साथियों प्रकाश की किरण आएगी। हमने कहा जिस प्रकार से मुख्य अक्ष की समांतर, मतलब मुख्य अक्ष जो है आपकी, उसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही थी, इसी प्रकार से जो मुख्य अक्ष है भैया, उसके समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही। बोलो हाँ या ना? समांतर एक प्रकाश की किरण आ गई। अब देखो, इसे कहते हैं जो परावर्तक सतह पर आई है वो आपतित किरण हो जाएगी। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आई है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा, सेंटर यहाँ है इसका। अच्छा, सेंटर से वृत्त के, इसका जो वृत्त होगा इस प्रकार से होगा, कैसे? वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा अभिलंब का कार्य करती है। इस केंद्र से हम लोग एक रेखा खींचेंगे, वो क्या करेगी? अभिलंब का कार्य करेगी भैया, अभिलंब का कार्य करेगी। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतने ही कोण से भैया, उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाती है। जितना कोण यहां से बनाएगी आपतित किरण, उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। देखो ये, देखो अब देखो, ये देखो कह रहे हैं हम लोग परावर्तित किरण जिस बिंदु से होकर जाती है। अब देखो, जिस बिंदु से होकर जाती है, कहां किसी बिंदु से होकर जा रही? अब देखो, हमें लग रही कहीं पीछे से किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। यहां लिख लेना, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, वो मैंने इसके आधार पर बताया थी। वो गलत नहीं थी परिभाषा, मैंने इसके आधार पर बताई, मगर जब मैंने इस चित्र को बनाया तो मैंने पूरी बताई। मतलब क्या लिखा? जिस बिंदु से होकर जाती है या तो जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को यहां पर लिख लेना, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं साथियों। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं साथियों। और आपकी जो अगली हेडिंग है वो है साथियों फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, जरा इसके बारे में सुन लेते हैं। फोकस दूरी क्या है? देखो, आपकी जो फोकस दूरी है, जो पोल है, पोल से फोकस तक की दूरी को, पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से, कहां से? ध्रुव से। अच्छा, फोकस दूरी को, बिंदु को हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आपकी जो फोकस दूरी है उसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कहने का अर्थ है जो आपकी स्मॉल एफ है, जो आपका स्मॉल एफ है, डिस्टेंस जो है वो क्या है? ध्रुव। मतलब ध्रुव, आप देखो ना, जो ध्रुव है और फोकस बिंदु है, ध्रुव हुआ फोकस साथियों, ध्रुव हुआ फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, बिंदु के बीच की दूरी को साथियों हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे नोट डाउन कर लो भैया, इसे नोट डाउन कर लो।
इसे नोट डाउन कर लो भैया, हो गया ना। वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लिया करो, वीडियो को रोक कर भैया नोट डाउन कर लिया करो। अब देखो गोलीय दर्पण से संबंधित हमें सारे महत्वपूर्ण बिंदु पता चल गए हैं कि P क्या होता है, M डैश क्या होता है, F क्या होता है, C क्या होता है। सारे पॉइंट के बारे में मैंने अध्ययन कर लिया है। मतलब जिस प्रकार से मानव है, नाक क्या है, कान क्या है, इनका कार्य क्या है, इनके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब जिस प्रकार से समतल दर्पण द्वारा नियम पढ़े थे दो साथियों, जिस प्रकार से प्रतिबिंब बनने के समतल दर्पण द्वारा नियम पढ़े थे दो, इसी प्रकार से गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। साथियों हेडिंग डालो, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। कितने नियम हैं? 4 नियम हैं। कितने नियम हैं साथियों? 4 नियम हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हैं। नियम नंबर 1 क्या है, जरा सुनते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम कितने हैं? 4 हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है साथियों? 4 हैं। याद एक भी नहीं करना है, हम बता रहे कैसे। हेडिंग डालेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम कितने नियम है साथियों? 4 नियम है। नियम नंबर पहला क्या कहता है? जो आपका नियम नंबर पहला क्या कहता है, जरा देखते हैं। देखो हमने कहा नियम नंबर पहला कहता है कि आपका जो गोलीय दर्पण जो होता है, उसके परावर्तक सतह जो होती है, उसके मध्य बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा, उसे इस वक्रता केंद्र कहेंगे। C से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, जाने वाली जो सीधी रेखा होगी वो मुख्य अक्ष होगी। बोलो हाँ या ना। जाने वाली जो रेखा होगी मुख्य अक्ष होगी। अब हमने देखा था जो समांतर किरण आ रही थी वो कहीं बीच से जा रही थी, इस बिंदु को मैंने फोकस बिंदु बोला था। हाँ या ना? अच्छा, नियम नंबर पहले का कहता है, पहला नियम क्या कहता है साथियों? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे ही समांतर आती है फोकस से चली जाती है। क्यों चली जाती है, जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो ये कोई आपका गोलीय दर्पण है भैया, ये आपका कोई गोलीय दर्पण है। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर C बिंदु है, यहाँ पर F बिंदु है। अच्छा देखो मैंने कहा मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई, हाँ या ना? अच्छा, इस प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और तो और परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इतनी समझ में आई बात? हम लोग इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और जो वृत्त है इसके केंद्र से इस पर खींची गई रेखा एक लंब का कार्य करती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। मतलब साथियों नियम नंबर पहला क्या कहता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है। परावर्तन के नियम से, जैसे मैंने बताया, आपतन कोण बराबर किसके होता है? परावर्तन कोण के होता है। और तो और साथियों मतलब सारी जितनी भी प्रकाश की किरण आएंगी, ये कोई आपका गोलीय दर्पण है, ये आपका कोई गोलीय दर्पण है। माना कि ये प्रकाश की किरण आ रही, किससे जाएगी? फोकस से। ये प्रकाश की किरण समांतर आ रही, देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके देखो ये समांतर आ रही, किससे जाएगी? फोकस से। फिर एक किरण और आई, किससे जाएगी? फोकस से। ये किरण आई, फोकस से जाएगी। मतलब हजारों किरण आए, सारी जो किरणें हैं वो किस बिंदु से होकर जाएंगे? फोकस बिंदु से होकर जाएंगे। इस बिंदु को ही हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। कहने का नियम नंबर जो पहला कहता है वो यही कहता है, जब
प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, किसके, आपकी जो मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात साथियों, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। पहला नियम नंबर ये कहता है, ये मैंने बताई, समांतर आई, फोकस से चली गई, चाहे जितनी किरण आए समांतर आएंगी, किस बिंदु से होकर जाएंगी, फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। साथियों अब हम देखते हैं नियम नंबर दूसरा क्या कहता है। साथियों नियम नंबर दूसरा कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आ रही थी, मैंने लेजर लाइट को गिराई, देखो आप समझते हैं बिल्कुल फील के साथ, मैंने किसी प्रकाश की किरण लेजर लाइट को गिराया और देखो यहां से गई लेजर लाइट, यहां परावर्तक सतह से टकराई और टकराने के पश्चात देखो मैंने गेंद को फेंका और कुछ ऐसा तल है जिसकी वजह से ऐसी आ गई प्रकाश की किरण, मैंने किसी गेंद को फेंका और परावर्तक सतह कुछ ऐसा है, इस प्रकार से गेंद लौटाई कि नहीं लौटाई, बोलो हाँ या ना। अब देखो इसी प्रकार से मैंने लेजर लाइट को लगाया, ये इस प्रकार का परावर्तक सतह था, इस प्रकार से लेजर लाइट आ गई। अब मैंने क्या किया, लेजर लाइट को यहां से लगाया, मतलब लेजर लाइट को जब हम लोग फोकस से लगाएंगे वो परावर्तित होकर समांतर हो जाएगी कि नहीं, हाँ या ना। मतलब लेजर लाइट को जब फोकस से गुजारा जाएगा तो परावर्तन के पश्चात साथियों समांतर हो जाएगी। अगला जो नियम है, जब लेजर लाइट को, जब किसी प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारते हैं तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। जब किसी, अभी समझा रहे, सुनो पहले एक चीज और सुनो कैसे हुई, जब देखो मतलब बिल्कुल बेसिक से हाई, मतलब देखो परावर्तक सतह है, ये क्या है, इसका पोल है, ये क्या है साथियों, इसका सेंटर है, ये क्या है साथियों, इसका फोकस बिंदु है, हाँ या ना। अब मैंने क्या किया, प्रकाश की किरण को मैंने फोकस से गुजारा, आप इधर से नहीं, हमने लेजर लाइट को यहां से लगाया, आप लोग यहां से लगा दो लेजर लाइट को, मैंने कहा यहां से किसी लेजर लाइट को गिराया, जूम, बोलो हाँ या ना। लेजर लाइट को मैंने यहां से गिराया, ये जो है वो परावर्तक सतह है। अच्छा जैसे ही मैंने लेजर लाइट को गिराया, बोलो ये आपतित किरण हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ या ना। ये आपतित किरण हुई कि नहीं हुई साथियों, ये आपतित किरण हुई, जिस बिंदु पर आपतित हुई उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपका जो सेंटर है ना, वहां से खींची गई रेखा अभिलंब का कार्य करती है, ये कोण यहाँ से थीटा बना रही, इतने ही कोण से लौट जाएगी साथियों। मतलब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है साथियों, समांतर हो जाती है। इसमें आप सेकेंड डायग्राम मतलब चित्र बना लीजिए, मतलब ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ये कोई आपका क्या है, अवतल दर्पण है। इस प्रकार से लेजर लाइट को गिराया जाएगा, किस प्रकार से, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर है, इस प्रकार से कहीं फोकस, मतलब यहाँ तिरछी चली गई, मतलब यहाँ कहीं फोकस है और इस प्रकार से फोकस से होकर जाएगी, बोलो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। नियम नंबर 2 क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, 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 तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात भैया, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष, ये भैया नियम नंबर 2 चल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कृपया से नोट डाउन कर लो,
रोक लो वीडियो को, नोट कर लो। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ भैया। नियम नंबर तीसरा क्या कहेगा, जरा सुनते हैं। नियम नंबर आपका जो तीसरा क्या कहेगा, जरा सुनते हैं भैया। नियम नंबर तीसरा क्या कहता है? नियम नंबर तीसरा कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण आपके सेंटर से जाए, मतलब आपका जो कर्वेचर सेंटर है उससे होकर जाए, आपका जो वक्रता केंद्र है उससे कोई प्रकाश की किरण जाए। ये कोई देखो आपका गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह है, ये कोई गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह है कि नहीं? अच्छा, इसका जो मध्य बिंदु है इसे हम लोग पोल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, इसका जो सेंटर है कहीं यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? सी। अच्छा, इसका सेंटर यहाँ है, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होगी, यहाँ कहीं फोकस होगा, हाँ या ना? खैर, हमने क्या कहा, एक लेजर लाइट को मैंने क्या किया, सीधा जूम मतलब केंद्र से गुजारते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा एक लेजर लाइट को लिया है और मैंने क्या किया, सी से गुजार दिया भैया, सी से जूम। अब देखो, सी से गुजार दिया, किससे गुजार दिया? हम तो सी से गुजार दियो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हाथ में पेन है, मतलब मैंने क्या किया, सी से किसी प्रकाश की किरण को मैंने सी बिंदु से गुजार दिया भैया, सी बिंदु से किसी प्रकाश की किरण को मैंने गुजार दिया, सी बिंदु से मैंने किसी प्रकाश की किरण को गुजार दिया, सी बिंदु से मैंने किसी प्रकाश की किरण को गुजार दिया। इस किरण को भैया हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, इस किरण को आपतित किरण कहेंगे। अच्छा, आपतित किरण पर अभिलंब खींच दो, सी के मतलब सी से उस बिंदु पर एक रेखा खींच दो। बोलो, आप जो अभिलंब है, जो आपतित किरण थी वो अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बना रही है, अर्थात जो परावर्तित किरण है वो भी अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगी, अर्थात जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इस प्रकार मतलब जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मतलब आपके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो आपका वक्रता केंद्र है ना, यहाँ से लेजर लाइट को अभिलंबवत गिराते हैं। तो बोलो, जब किसी प्रकाश की किरण को हम लोग साथियों अभिलंबवत गिराते हैं वापस लौट जाती है, ये समतल दर्पण है। बोलो हाँ या ना? इसी प्रकार से लेजर लाइट को जब हम लोग सी से गुजारते हैं तो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। जब किसी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक रास्ते से या प्रारंभिक पथ से लौट जाती है, प्रारंभिक पथ पर दोबारा से लौट जाती है। क्या करती है? लौट जाती है। ये आपका नियम नंबर तीसरा हो गया, ये आपका नियम नंबर तीसरा होगा। नियम नंबर चौथा क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो जाए, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो जाती है, मतलब कोई प्रकाश की किरण है जो ध्रुव पर आपतित हो जाए, क्या हो जाए? जब कोई प्रकाश की किरण क्या ध्रुव पर आपतित हो जाए, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, इसका कहीं ना कहीं सी होगा, इसे वक्रता केंद्र कहेंगे। समझ रहे ना? यहाँ कहीं फोकस बिंदु होगा। और अगला जो नियम है कहता है, जब किसी प्रकार लेजर लाइट को गिरा रहे थे और वो सी पर जाकर टकराई, ज्यूं मतलब ये कोई लेजर लाइट है, ये कोई लेजर लाइट है जो कि सी बिंदु पर गिर रही है। अच्छा, ये देखो सी है, ये देखो, अरे यार, पी बिंदु पर गिर रही है, ये देखो सी है। अच्छा, ये आपतित किरण है, जिस बिंदु पर गिरी उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और तो और ये सी है,
ये गोले का केंद्र है। गोले के केंद्र से गोले के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा, गोले के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब का कार्य करती है भैया, प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब का कार्य करती है। खैर, मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस बिंदु पर हम लोग सी से एक डॉट 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 लाइन खींच देंगे, जो कि मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। मतलब कहने का अर्थ है, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। अगला जो नियम नंबर चौथा है, आपका अंतिम नियम है चौथा। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, क्या हो रही है? आपतित होती है। और मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, मुख्य अक्ष से आपतित किरण जितना कोण बनाती है उतना ही कोण मुख्य अक्ष से परावर्तित किरण बनाती है साथियों। मुख्य अक्ष से परावर्तित किरण बनाती है। यहाँ लिख दो किरण और लिख दो बनाती है साथियों। आप लिख लेना, नहीं दिख रहा होगा तो उतना ही कोण, मतलब जो आपकी परावर्तित किरण है उतने ही कोण से लौट जाती है जितना कोण आपतित किरण बनाती है। इसे नोट डाउन कर लो या इसे नोट कर लो। चलिए, नोट हो गया। चले आगे चले। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण की सहायता से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। ये जो मैंने 4 नियम लिखाए हैं प्रतिबिंब को बनाने के लिए, वही लाइन प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम हमें 2 किरणों की आवश्यकता होगी। इन 4 नियम में से किन्हीं 2 नियम को हम लोग उपयोग में लेंगे साथियों। प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 किरणों को उपयोग में लेंगे, और जो आपकी परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविकता में किरणें यदि किरणें काटें तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और साथियों उन्हें खींचा जाए तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लिखो, गोलीय दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। विभिन्न स्थितियों में पहले हम वस्तु बहुत दूर रखेंगे, अर्थात अनंत पर रखेंगे। जब वस्तु अनंत पर रखी हो साथियों तब की बात करेंगे। फिर वस्तु को हम लोग और पास में खचोर कर लाएंगे, और वस्तु को पास में लाएंगे। समतल दर्पण के जैसे जैसे पास में आएंगे वैसे वैसे देखेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, कभी कभी जो बिंब होता है, वस्तु को कभी कभी बिंब भी कह देते हैं साथियों। गोलीय दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। केस पहला जो है, स्थिति जो पहली है, 6 स्थितियां होती हैं। स्थिति नंबर पहली की हम लोग बात करते हैं। आपकी जब वस्तु अनंत पर रखी हो। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु जब बहुत दूर हो अवतल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो? अनंत पर रखी हो साथियों। अनंत पर रखी हो तो
तो बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जरा देखते हैं। ये कोई गोलीय दर्पण है साथियों, ये कोई एक गोलीय दर्पण है, बोलो हाँ या ना। इसके पीछे एक हम लोग कलर कर देते हैं तो दर्पण बन जाएगा, जिसकी एक सतह तो पॉलिशदार होती है और दूसरी सतह चिकनी होती है। इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे पोल कहते हैं साथियों। इस प्रकार की जो रेखा होगी उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, और तो और साथियों मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होता है, इस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, बोलो हाँ या ना। अच्छा, यहाँ कहीं फोकस होगा, वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य में एक पॉइंट प्राप्त होता है, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी है अर्थात बहुत दूर रखी है, हमें नहीं पता। हमने कहा था जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो समांतर पुंज के रूप में आती हैं। और तो और साथियों प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो मैंने कहा यहाँ से दो किरणें, मैं कहा यहाँ से दो किरणें समांतर आ रही हैं। जब प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात भैया किससे जाती हैं, फोकस से जाती हैं। परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाती हैं। जहां पर काटती हैं आप परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को हम लोग भैया क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविकता में काट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वस्तु अनंत पर है अर्थात बहुत दूर पर वस्तु है, बहुत बड़ी है, यहाँ पर बिंदुवत वस्तु प्राप्त हो रही है। पहला पॉइंट तो ये कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। दूसरा पॉइंट छोटा होगा, कैसा होगा, छोटा होगा। तीसरा पॉइंट बिंदु नमा होगा, कैसा होगा साथियों, बिंदुवत होगा साथियों, कैसा होगा, बिंदुवत होगा। कहाँ पर होगा साथियों, फोकस पर बनेगा। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब समांतर आएंगी, फोकस पर काट जाएंगी। जहां पर परावर्तित किरणें काटते हैं उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। फोकस पर, किस पर, फोकस पर बनेगा, हाँ या ना। पहली स्थिति समझ में आई, नोट कर लो। जब वस्तु को अनंत पर रखा था, अब हम लोग वस्तु को अनंत से C व अनंत के बीच कहीं रख दें। जब वस्तु को हम लोग थोड़ा सा और खिसका कर लाएंगे, आपने देखा होगा कोई दर्पण है, यहाँ पर देखो पॉइंट जैसा बन रहा है। अब ये बाद में बात करेंगे। जैसे जैसे पास में आएंगे दर्पण के, बोलो प्रतिबिंब बड़ा हुआ दिखाई देगा, बड़ा होता जाएगा। खैर, जब वस्तु लिखो, जब वस्तु अनंत और C के मध्य वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र, कहां पर, वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में कहीं रखी हो, मध्य में हो, तो जब वस्तु क्या, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो कहीं पर, मतलब ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, और इसके पीछे हमने क्या कर दी भैया, पॉलिश कर दी। क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, इसे पोल कहेंगे, पी द्वारा प्रदर्शित। इसका जो केंद्र होगा उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, और वक्रता केंद्र और ध्रुव मतलब ध्रुव के बीच एक फोकस बिंदु प्राप्त होगा। इसे F से प्रदर्शित करेंगे, इसे F से प्रदर्शित करेंगे। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, मैंने माना यहाँ कहीं पर एक वस्तु रखी हुई है। अच्छे से देखो भैया, यहाँ कहीं एक वस्तु रखी हुई है, ये कोई एक वस्तु रखी हुई है,
जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के पीछे है और अनंत के आगे है, कहीं बीच में रखी हुई है। इससे कम से कम 2 प्रकाश की किरण गुजारो। मैंने एक प्रकाश की किरण यूं गुजार दी, समांतर गुजार दी, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। जो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी भैया, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। देखो, हाँ या ना? अच्छा, एक प्रकाश की किरण मैंने सी से गुजार दी और सी से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सी पर ही वापस आ जाती है, मतलब वापस लौट जाती है। अच्छा, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, ये आपकी आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी। बोलो, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इन्नू सा प्राप्त हुआ और भैया देखो उल्टा प्राप्त हुआ। ये जो है इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो इसे ए डैश मानना पड़ेगा, इसे बी डैश मानते हैं, हाँ या ना? तो देखो, वास्तविकता में रेखा काटी, परावर्तन के पश्चात वास्तविकता में रेखा काटी, परावर्तन के पश्चात वास्तविकता में रेखा काटी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात तो वास्तविक बनेगा, दूसरी बात तो जो वस्तु है उससे क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तीसरी बात तो मतलब बिंदुवत नहीं बनेगा, बिंदुवत नहीं बनेगा, मतलब छोटा तो बनेगा, क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और तो और सी व एफ के बीच बनेगा, मतलब जो प्रतिबिंब है वो सी व एफ के बीच में बनेगा, सी व एफ के बीच में बनेगा। पहला तो है, और तो और वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब क्या होगा साथियों? उल्टा प्राप्त होगा। प्रतिबिंब जो है वो उल्टा प्राप्त होगा भैया, प्रतिबिंब जो है उल्टा प्राप्त होगा, हाँ या ना? अब देखो, प्रतिबिंब जब दूर वस्तु थी तो बिंदुवत बना था, थोड़ी और पास में लाई, पहले यहाँ पर प्रतिबिंब बना था, फिर देखो जैसे जैसे हम लोग पास में आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब खिसका कि नहीं खिसका? पहले बहुत छोटा बिंदुवत दिख रहा था, फिर थोड़े हम और पास में आए, थोड़ी बड़ी। अब देखना अगला पॉइंट, जब वस्तु सी पर आ जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब देखते हैं जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर। लिखो अगला पॉइंट, जब वस्तु, वो स्थिति नंबर 2 थी, अब जो है स्थिति नंबर 3 है भैया। अब क्या है? स्थिति नंबर 3 है। जब वस्तु सी पर हो, अर्थात वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर हो, सी पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा साथियों? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, इस प्रकार से कोई दर्पण है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। इसका जो पी बिंदु, मतलब इसके गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, और यहाँ कहीं ध्रुव से जाने वाली जो रेखा है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ कहीं सेंटर होता है सी, यहाँ कहीं फोकस होता है एफ, इसे सी कहते हैं, इसे एफ कहते हैं, इसे पी कहते हैं। जब वस्तु सी पर रखी हो, देखो जब मैंने वस्तु को क्या किया? एक वस्तु को मैंने सी पर रख दिया, बोलो हाँ या ना? जब वस्तु को मैंने सी पर रखा तो यहाँ से मैंने 2 प्रकाश की किरण को गुजारा। एक प्रकाश की किरण समांतर चली गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और साथियों एक जो प्रकाश की किरण है फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात भैया, परावर्तन के पश्चात इस मतलब फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, इसे कहेंगे आपतित किरण। ये जो चली गई इसे कहेंगे परावर्तित किरण। वास्तविकता में ये रेखा देखो एक दूसरे को काट गई, इसे ही कहेंगे हम लोग क्या साथियों? प्रतिबिंब। देखो जो सी बिंदु था वहीं पर वस्तु रखी थी, वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा,
हो गया है। जितनी ऊंचाई की वस्तु थी उतनी ही ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। पहली बात तो यही है कि वास्तविकता में रेखाएं काट गई तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा और साथियों उल्टा होगा और साथियों बराबर साइज का होगा, बराबर आकार का होगा। हाँ या ना? बराबर आकार का होगा और साथियों सी पर ही बनेगा। कहाँ पर है प्रतिबिंब? सी पर ही बनेगा। हाँ या ना बोलो। देखो, जब वस्तु अनंत पर थी तो बिंदुवत बना था, एफ पर बना था। वस्तु को खिसकाया, एफ से खिसक के आई, एफ और सी के मध्य बनी थी। ये भैया सी है, एफ और सी के मध्य। सी पर आए, बराबर साइज का बन गया, सी पर ही बन गया। सी के अंदर जाएंगे, वो लोग प्रतिबिंब बाहर आएगा। आएगा कैसे आएगा? जरा और फील करते हैं हम लोग। जब वस्तु वक्रता केंद्र हुआ, जब वस्तु वक्रता केंद्र हुआ ध्रुव के मध्य रखे हो, सॉरी फोकस आएगा ना पहले तो। जब वस्तु वक्रता केंद्र हुआ, क्या? जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र हुआ, फोकस बिंदु के बीच हो, बिंदु के बीच हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु को मैंने क्या कहा, जब वस्तु जो है ये क्या है? पोल है। यहाँ कहीं सी होगा, ये एफ होगा, पोल को पी, सी को मतलब वक्रता केंद्र को सी, और आपका जो फोकस केंद्र है इसे एफ से प्रदर्शित करेंगे। अवतल दर्पण में हम लोग क्या कर देते हैं भैया? पॉलिश कर देते हैं। जो आपकी वस्तु है ना, जो आपकी वस्तु है वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी है। वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में हमने क्या कहा? एक वस्तु को रख दिया। ये कोई एक वस्तु को मैंने रख दिया, हाँ या ना? ये कोई वस्तु को रख दिया और वस्तु से दो प्रकाश की किरण निकाली। एक समांतर निकालेंगे तो फोकस से जाएगी, बोलो हाँ या ना? एक समांतर निकालेंगे फोकस से होकर जाएगी। अब जब हम लोग फोकस से निकालेंगे, जब हम लोग फोकस से निकालेंगे, बोलो जब समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? जब फोकस से निकालेंगे समांतर हो जाएगी। कहीं बाहर काट रही है, सी के बाहर काट रही कि नहीं काट रही? सी के बाहर काट रही कि नहीं काट रही? जी हाँ, इसे कहेंगे आपतित किरण, इसे कहेंगे परावर्तित किरण, इसे कहेंगे आपतित किरण, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण देखो वास्तविकता में काट रहे हैं, इसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जब परावर्तित किरणें वास्तविकता में काटते हैं उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, तो प्रतिबिंब कैसा है? पहली बात तो वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। दूसरी बात तो वस्तु से बड़ा है। कैसा है साथियों? बड़ा है। और तो और साथियों उल्टा है, उल्टा है। और साथियों सी व अनंत के बीच कहीं बन रहा है, अनंत व सी के बीच में कहीं बन रहा है, हाँ या ना? अनंत और सी के बीच में कहीं बन रहा है साथियों, अनंत और सी के बीच में कहीं बन रहा है। और अब वस्तु को हम लोग और अंदर खिसकाएंगे। जब वस्तु फोकस पर हो, किस पर हो? जब वस्तु आपकी फोकस पर हो, वक्रता केंद्र हटाओ। अब क्या है? जब वस्तु फोकस पर हो। अगला जो पॉइंट है वो है जब वस्तु फोकस पर हो। कहाँ पर हो? फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जरा देखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं किस प्रकार का बनेगा। अब देखना, जब वस्तु कहाँ पर हो? फोकस पर हो। कहने का अर्थ है भैया जब वस्तु कहाँ पर हो? फोकस पर हो। ये कोई अवतल दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये कोई मुख्य अक्ष है, इसका यहाँ कहीं पर सी होगा, ये बता फोकस बिंदु होगा। यहाँ एक वस्तु रख दी, बोलो हाँ या ना? जब वस्तु से प्रकाश की किरण चली तो देखो, जब वस्तु से समांतर प्रकाश की किरण चलती है तो बोलो फोकस से जाती कि नहीं जाती? बोलो हाँ या ना? जब समांतर प्रकाश की
किरण चलती है तो वह फोकस से जाती है। अब देखो, अब कई किरण निकलेंगी, ये या तो एक सी से किरण निकाल दो, या तो इस प्रकार से सी से किरण निकाल दो, या तो हमने कहा एक किरण पी से निकल जाती है, जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से परावर्तित हो जाती है। देखो हाँ या ना, जितने कोण से आपतित होती है, मतलब इसे कहेंगे आपतित किरण, इसे कहेंगे साथियों हम लोग परावर्तित किरण, इसे कहेंगे हम लोग आपतित किरण, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। अब देखो, परावर्तित किरण कहीं नहीं काट रहे, देखो ये समांतर हैं, ये किरणें हैं ना जो समांतर हैं। अच्छा, अनंत पे वस्तु होत है तो समांतर किरणें प्राप्त होती हैं। अब देखो, हम इन्हें पीछे बढ़ाए ना, पीछे जबरदस्ती खींचे, समांतर है कहीं नहीं काट है, तो हम लोग मान है कि जो वस्तु, जो मतलब परावर्तित किरणें हैं वो अनंत पर कहीं काटेंगे। साथियों, प्रतिबिंब जब इसे साइड प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक ही बनेगा, और तो और साथियों प्रतिबिंब अनंत पर क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। और भैया उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और भैया दूसरी चीज कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब हमने क्या कहा, वस्तु को और अंदर ले गए। जो छठवीं कंडीशन है, वस्तु को हम लोग और अंदर ले जाएंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो। जब वस्तु आपकी कहाँ पे हो, फोकस और ध्रुव के मध्य हो। जब आपकी जो वस्तु है ना वो फोकस और ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो भैया, जब वस्तु आपकी फोकस और ध्रुव के मध्य हो। ये आपका एक दर्पण है, इसके पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। जब वस्तु फोकस बिंदु हुआ ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु फोकस बिंदु हुआ ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जरा देखते हैं। इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ कहीं इसका सी मान लो, यहाँ कहीं इसका एफ बिंदु मान लो। हमने कहा कोई वस्तु है जो एफ और ध्रुव अर्थात पी के बीच में रखी हुई है। इस प्रकार से कोई वस्तु रखी है, हाँ या ना, इस प्रकार से कोई वस्तु रखी है, इस प्रकार से कोई वस्तु रखी है। अब यहाँ से कई प्रकार की किरणें चली। हमने कहा है एक प्रकाश की किरण चली जो कि आपके मतलब जो सी से टकराई है, जितने कोण से टकराएगी उतने ही कोण से लौट जाएगी, हाँ या ना, जितने कोण से टकराएगी उतने कोण से लौट जाएगी। इसे कहेंगे परावर्तित किरण, इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और तो और एक क्या है, हमने कहा एक समांतर किरण चली जो कि कहाँ से परावर्तित, मतलब एक समांतर किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। देखो भैया कुछ इस प्रकार से जा रही है। एक प्रकाश की किरण जो है किसी कोण से यहाँ जितने कोण से उतने कोण से जा रही है। ये देखो, ये जो है समांतर आएगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। ये देखो प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण जो है वो परावर्तन के पश्चात किसी न किसी कोण से इस प्रकार से जाएगी। ये देखो एक प्रकाश की किरण ये जा रही है, एक प्रकाश की किरण ये जा रही है। पहले देखो गैप इतना था, फिर और बड़ा गैप, और बड़ा गैप, फिर और गैप बढ़ा, मतलब इनके अंदर गैप बढ़ता जा रहा है। अर्थात ये कभी नहीं मिलेंगी। जब कभी नहीं मिलेंगी तो इनको हम लोग पकड़ के क्या करेंगे, खींचेंगे। हम लोग साथियों उनको पकड़ के खींचेंगे। ये देखो कहीं पीछे जाके मिल रही कि नहीं मिल रही, अर्थात इनका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा साथियों, मतलब जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहला जो पॉइंट है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसी वस्तु रखी है वैसा ही बनेगा, अर्थात सीधा बनेगा कि नहीं बनेगा साथियों, सीधा बनेगा।
प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और तो और जबरदस्ती खींचकर बना रहे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासीय बनेगा। और साथियों दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। और साथियों बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा साथियों। आज के लिए साथियों इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बना रहा है इनके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथियों आपका जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, दोनों के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हो सकता है चैप्टर आपका जो परावर्तन का है वो खत्म हो सकता है साथियों। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही।